हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का जो है नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो जैसा कि इस लेसन में हम एटम और मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। एटम क्या होता है? एटम क्या होता है? एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको एटम कहते हैं। जॉन डाल्टन ने जो थ्योरी दी थी, या पहले जो साइंटिस्ट की मानना थी कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, बट लेटर इसको भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड किए गए। 3 जो है एटम के अंदर 3 पार्टिकल होते हैं जिसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये एटम के अंदर होते हैं। इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि एटम को लेकर स्टार्टिंग में साइंटिस्ट क्या मानना था, फिर धीरे धीरे कैसे हमें एक एग्जैक्ट एटम किस तरीके से होता है जो मॉडर्न टाइम हम एक्सेप्ट करते हैं, किस तरीके से हमें उसकी जानकारी है। इसके बाद मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मॉलिक्यूल यानी होता है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी कंपाउंड, सब्सटेंस हम कह सकते हैं, या फिर सब्सटेंस यानी कोई भी सब्सटेंस का जो सबसे छोटा पार्ट हो। मान लो शुगर हो गया, तो शुगर का जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल होगा वो भी शुगर ही होगा और उसका टेस्ट भी उसी तरीके से होगा। मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है? मॉलिक्यूल्स कुछ एटम्स से ज्वाइन होकर बनता है। फॉर एग्जांपल H2O। H2O क्या है? मॉलिक्यूल है। अगर H2O का एक मॉलिक्यूल भी है, एक मॉलिक्यूल है H2O का, तो उसमें भी सारी प्रॉपर्टी वैसे ही रहेंगी जैसे कि H2O, जैसे वाटर की प्रॉपर्टी होती है, वो सारी प्रॉपर्टी एक मॉलिक्यूल में रहेगी। अब ये जो वाटर का एक मॉलिक्यूल है, किससे बना हुआ है? इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और 1 एटम किसका है? ऑक्सीजन को। अगर मॉलिक्यूल को हम फर्दर डिवाइड करने जाएँ तो उसमें क्या मिलेगा? वाटर के मॉलिक्यूल में हमें 2 हाइड्रोजन के एटम मिलेंगे और 1 ऑक्सीजन का एटम मिलेगा। यानी एटम जो है मॉलिक्यूल से भी छोटी क्वांटिटी है, ठीक। बट मॉलिक्यूल में क्या था? मॉलिक्यूल में वाटर की सारी प्रॉपर्टी थी, बट जब हम इसको और डिवाइड कर देंगे, क्लासिफाई कर देंगे मॉलिक्यूल को एटम में, तो इसमें वाटर की प्रॉपर्टी नहीं रह जाएंगी। जो 2 इसमें से हाइड्रोजन हम अलग कर देंगे, ऑक्सीजन अलग कर देंगे, तो जो एटम मिलेंगे, एटम में उस कंपाउंड या सब्सटेंस की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। जबकि मॉलिक्यूल क्या करता है? उस कंपाउंड या सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को कैरी करता है, उसमें वो प्रॉपर्टी शो करती हैं। तो इसके बाद हम कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन का फॉर्मूला पढ़ेंगे, केमिकल कॉम्बिनेशन का, किस तरीके से जो केमिकल्स हैं आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर नया प्रोडक्ट बनता है, ठीक। तो हम देखते हैं लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो हम देखेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या है? फर्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के रिकॉल करने जाएं, फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? मैटर पढ़ा था। मैटर किससे बना हुआ है? पार्टिकल से बना हुआ है। यानी किसी भी चीज़ का मैटर है, अगर सोडियम क्लोराइड हो गया NaCl, तो NaCl हम यहाँ क्या मान रहे थे? अगर सोडियम क्लोराइड नमक है तो नमक के छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। बट जैसे जैसे साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो उन्होंने क्या पाया कि NaCl में जो बना है ये NaCl क्या है? एक मॉलिक्यूल है। NaCl का सबसे छोटा पार्ट क्या होगा? एक मॉलिक्यूल होगा NaCl का, सोडियम क्लोराइड का, जिसमें इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ होगी। यानी सोडियम क्लोराइड का जो सबसे छोटा पार्ट है वो क्या होगा? सोडियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल होगा, इसमें सोडियम क्लोराइड की सारी प्रॉपर्टी होगी। बट इसको हम फर्दर क्लासीफाई करेंगे तो ये सोडियम और क्लोरीन के एटम में जो है डिवाइड हो जाएगा। यानी इससे भी छोटा, मॉलिक्यूल से भी छोटा इसका पार्ट क्या होगा? एटम होगा, ठीक। यानी जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स क्या है? पार्टिकल्स क्या है? ये एटम्स ही हैं। पार्टिकल्स क्या है? ये एटम्स ही हैं। तो अब हम इसके कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो पहला लॉ है, तो ये क्या कहता है? ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, the total mass of products is
इक्वल टू सम ऑफ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी कि अगर कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज होता है तो उसमें जो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होता है वो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल अगर रिएक्टेंट ए और बी मिल के प्रोडक्ट बना रहे हैं सी, तो जो इनका मास होगा यानी मास ऑफ सम ऑफ मास ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मास ऑफ सी। ए और बी का जो मास होगा वही भी प्रोडक्ट का मास होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें जो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास बराबर होता है, यानी उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं क्रिएट होता, ना ही कुछ डिस्ट्रॉय होता है। ठीक, इसमें ना तो कुछ एक्स्ट्रा बनता है और ना ही कुछ इसमें ख़त्म होता है। यानी जितने इसमें पार्टिकल्स थे, जितने एटम्स थे, सारे पार्टिकल्स उसी में एज इट इज़ रहते हैं, प्रोडक्ट बनने के बाद भी जितने रिएक्टेंट के पहले रहते हैं। इसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था, लैंडोल्फ एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। तो उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट को हम देख लेते हैं। लैंडोल्फ ने जो है सिल्वर नाइट्रेट लिया और सोडियम क्लोराइड। हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लैंडोल्फ ने इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट लिया, सिल्वर नाइट्रेट, और ये तो आपको पता ही है सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, ये दोनों रिएक्टेंट हैं। ये क्या है, रिएक्टेंट हैं। इसको उन्होंने वेट किया, इसको उन्होंने वेट किया। इसके बाद जो प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये जो है AgCl सिल्वर क्लोराइड बनेगा प्लस सोडियम नाइट्रेट बनेगा NaNO3। ये प्रोडक्ट बना। ये क्या है, प्रोडक्ट, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो अब मान लो यहाँ पे उन्हें x ग्राम मिला था इसका वेट। तो जब प्रोडक्ट को उन्होंने वेट किया तो ये भी कितना मिला, x ग्राम। इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने एक ट्यूब में किया था जो कि क्लोज था, यानी उसमें से मैटर कहीं पास नहीं हो सकता था, मैटर उसमें से कहीं बाहर निकल के पास नहीं हो सकता था। इस ट्यूब के अंदर तो इस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक में उन्होंने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट लिया और एक में NaCl। एक में उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट लिया और एक में NaCl लिया और दोनों को क्या किया, मिक्स किया। और मिक्स करने के बाद पहले इसका वेट किया उन्होंने, x ग्राम मिला, और जब प्रोडक्ट बना उसके बाद उन्होंने वेट किया तो भी x ग्राम मिला। यानी जो मास था उसमें कोई चेंजेस नहीं था। तो इसीलिए इन्होंने क्या कहा, इसको जो है लैंडोल्फ एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, लैंडोल्फ एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें सम ऑफ रिएक्टेंट का जो एडिशन ऐड होता है, सम होता है, वो प्रोडक्ट के सम के बराबर होता है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट लॉ देखते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सेकंड लॉ हम देखेंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, इन केमिकल सब्सटेंस ऐसे द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। कोई भी केमिकल सब्सटेंस होता है जो उसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो डेफिनेट मास में। सब्सटेंस क्या होता है, ठीक, मान लो NH3 हो गया, ठीक, H2O हो गया, NaCl हो गया। तो जो भी ये बनेंगे कंपाउंड, ये भी जो सब्सटेंस बन रहे हैं,
अब कोई भी चीज़ कैसे बनेगा, कुछ एलिमेंट्स के मिलने से बनेंगे। कोई भी सब्सटेंस जब बनता है, जैसे अमोनिया, अमोनिया में क्या है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। वाटर में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसमें सोडियम है और क्लोरीन है। तो इनका डेफिनेट प्रोपोर्शन एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही मिलते हैं। जैसे हमने जो है आगे हम पढ़ेंगे किस तरीके से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया जाता है। जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का नंबर कितना है 14 और हाइड्रोजन का 3, यानी इसमें जो रेशो है क्या 14:3 है। अगर 14 ग्राम नाइट्रोजन रहेगा या 14 मोल अगर हम नाइट्रोजन लेंगे, ठीक 14 मोल, तो वो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। 14 ग्राम नाइट्रोजन 3 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। वहीं हम अगर हाइड्रोजन लेते हैं, 2 ग्राम अगर हाइड्रोजन है तो वो 16 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना नंबर होता है मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन करेगा। यानी ये क्या है, ये फिक्स है, ये प्रोपोर्शन जो है फिक्स है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शन क्या हुआ, यहाँ पे प्रोपोर्शन अमोनिया का 14:3 हुआ। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन कितना हुआ 14:3। H2O वाटर में क्या प्रोपोर्शन हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में 2 है, तो 2 1 2 2 8 16 1:8। यानी अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो वो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन करेगा। यानी ये क्या है, फिक्स है, डेफिनेट है। अगर 9 ग्राम ऑक्सीजन रहेगा तो नहीं करेगा, 9 ये 8 ही ग्राम के साथ करेगा, बाकी 1 ग्राम जो है वो एक्स्ट्रा बच जाएगा। ठीक, NaCl में भी सेम उसी तरीके से होगा कि जो Na का मोल होगा वही Cl के मोल के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक, Na का जो है 23 होता है और Cl का 35.5 होता है, यानी 23 ग्राम 35.5 ग्राम। ठीक, अगर हम मान लो एक को ज़्यादा ले लेते हैं, हम हाइड्रोजन को ले लेते हैं 2 ग्राम, ऑक्सीजन को हम 8 ग्राम ही रखते हैं, तो अब क्या हुआ, अब 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 1 ग्राम बच जाएगा। 1 ग्राम तो इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, बट 1 ग्राम बच जाएगा। तो अब ये क्या कम पड़ा, ऑक्सीजन कम पड़ जाएगा। तो जो कम पड़ जाता है उसी को लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी देखते हैं। डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाल्टन की थ्योरी पूरी सही नहीं थी, बट इन्होंने 1808 के आसपास ये एटॉमिक थ्योरी दी थी। उस टाइम कोई एटम की बात भी नहीं कर रहा था, इसीलिए उन्होंने जो ये थ्योरी दी, ये अपने आप में एक बड़ी बात थी और इसीलिए इसको काफ़ी समय तक एक्सेप्ट किया गया। तो डाल्टन का क्या कहना था कि जितने भी एलिमेंट हैं, कंपाउंड हैं, मिक्सचर हैं, व्हाटएवर जो भी चीज़ है, सब कुछ किससे बना हुआ है, सब कुछ एटम से ही मिल के बना हुआ है। जितनी भी चीज़ें हैं यूनिवर्स में सब कुछ एटम से ही बनी हुई हैं। तो एटम के बारे में उन्होंने कुछ पोस्टुलेट दिए, यानी उन्होंने पुट फॉरवर्ड किया, एक्सपेरिमेंटली नहीं प्रूव हैं ये सब चीज़ें, एक उनका मानना था। तो उन्होंने क्या कहा, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जितने भी मैटर हैं सब बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं, जिसे क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। फर्स्ट लेसन में हमने पढ़ा था मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, उस पार्टिकल को इन्होंने क्या नाम दिया, एटम, विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। और यही एटम्स ही केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें ये पार्टिकल ही भाग लेते हैं। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स। एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। और ये सही है कि एटम केमिकल रिएक्शन में डिस्ट्रॉय नहीं होते और ना ही क्रिएट होते हैं। और एटम्स इंडिविजुअल भी हैं। एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हम पढ़ेंगे। एटम के अंदर भी होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये क्या होते हैं, ये एटम के अंदर होते हैं। बट डाल्टन के समय तक इसकी जानकारी नहीं थी, डाल्टन ने इसके बारे में नहीं बताया, तो ये एक कमी रह गई थी। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये इनका जो प्रॉपर्टी था ये राइट था कि कोई भी एटम हुआ, जैसे एलिमेंट्स अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमें कुल 118 एलिमेंट्स की जानकारी है, तो जितने एलिमेंट्स हैं सब आइडेंटिकल हैं, सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ अलग है। सबका मास क्या है, हर एलिमेंट का, एटम का मास क्या है, अलग है, क्योंकि उसी को हम एटॉमिक मास पढ़ते हैं। सबका मास अलग है। मास किस पे डिपेंड करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है, वो डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अलग अलग एटम हैं
तो उनके मास अलग होंगे और प्रॉपर्टीज़ भी अलग होंगे। ये भी राइट ही था। नेक्स्ट ये है एटम्स कंबाइन इन ए रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। जब एटम किसी से कंबाइन होते हैं तो वो एक स्मॉल होल नंबर के फॉर्म में मिलते हैं। जैसे H2O कंबाइन हो रहा है तो किस फॉर्म में, 2 है और ये 1 है, 2:1 का रेशो है। हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का तो 1 है। तो ये एक स्मॉल होल नंबर के रेशो में कंबाइन होते हैं एटम और क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। और एक पोस्टुलेट और था इनका, रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड, कि जो रिलेटिव नंबर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है किसी गिवन कंपाउंड में। तो ये थ्योरी इन्होंने उस टाइम दी थी जिस टाइम एटम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एटम के बारे में स्टार्टिंग में जो है बहुत से साइंटिस्ट ने कुछ बातें कही थी, बट किसी ने एक रिटन फॉर्म में इस तरीके से थ्योरी नहीं दी थी, इसीलिए वाइडली एक्सेप्ट किया गया डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बुक से नोट करके याद कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एटम क्या होता है और उसके बारे में और भी कुछ स्टडी करेंगे। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।